गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 17 यूनिट नंबर 2 और टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा अपॉइंटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक में क्या है। देखिए, अपॉइंटमेंट क्या है। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े तो हमने सिलेक्शन तक का पढ़ लिया था कि सिलेक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हमने सिलेक्शन के डिफरेंट मोड्स को भी स्टडी कर लिया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहते हैं उस कैंडिडेट को जिसको हमने आफ्टर इंटरव्यू और डिफरेंट मोड्स के बाद सिलेक्ट किया है। तो डिसीजन ऑफ सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ये हमें किनको बताना होता है? उन सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ को बताना है या एप्लीकेंट्स को बताना है जिन्होंने हमारी कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और हमारे इंटरव्यू पैनल ने उनको सिलेक्ट किया है कि ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट है और ये वो पर्सन है जो इस जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने उस एम्प्लॉय को उस एप्लीकेंट को इशू करती है बाय रजिस्टर्ड या बाय ईमेल। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो अपॉइंटमेंट लेटर का यही कहे कि एक तरीके से प्रैक्टिस है ही नहीं, पर कई जगहों पे क्या है कि इनिशियल ऑफर लेटर और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दोनों चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को अपने टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होने के बाद आप और आपके एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो आपके लिए आपकी कंपनी के लिए काम करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेगी। तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है अपॉइंटमेंट लेटर देने से स्टार्ट हो जाता है। यदि हम ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो सूटेबल कैंडिडेट है हमारा, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने जिसको चूज़ किया है, यदि उसका सीवी या उसका रिज्यूमे जो भी हम कह रहे हैं, ये भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके इसमें। क्यों? क्योंकि जो सीवी या रिज्यूमे होते हैं ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन डालते हैं आपके इंटरव्यूअर पर। यानी आपका इम्प्रेशन आपके इंटरव्यू पर आपके सीवी या आपके रिज्यूमे से ही पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, तो राइट पर्सन और राइट जॉब के लिए जो पर्सन हम स्क्रूटनिंग करेंगे ना वो आपके सीवी के बेस पे ही करेंगे। यदि मान लीजिए मैंने कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकाली थी और आपने मुझे उसमें अपना एप्लीकेशन और सीवी भेजा, तो मैं ये चेक करूँगा कि आपके सीवी के अंदर जो नॉलेज जो आपने डिटेल्स को फिलअप किया है क्या वो सारी एलिजिबिलिटी मेरी जॉब के रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। देन हम उसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जिसका इंटरव्यू होगा। तो और जो पर्सन हमारी एलिजिबिलिटी पे सूट करेगा, एलिजिबिलिटी को मैच करेगा, हमारे क्राइटेरिया को मैच करेगा, वही पर्सन को हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देखिए इंडियन जो आपका लॉ है, इंडियन लॉ, उन्होंने वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन माना है। वर्कर या वर्कमैन वो होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है और मैनेजरियल वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी वर्कर ये है जो फिजिकल और मैकेनिकल वर्क कर रहा है, वो वर्कमैन है और इसके पास कोई सुपरवाइज़र या प्रोफेशनली वर्क नहीं है, मैनेजरियल वर्क नहीं है। जबकि एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय हमारा वो पर्सन है जो मैनेजरियल वर्क को परफॉर्म करता है, सुपरवाइजरी काम को परफॉर्म करता है, प्रोफेशनली वर्क को परफॉर्म कर रहा है। तो यदि कहा जाए जो वर्कमैन है वो हमारा ब्लू कॉलर जॉब है और जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमारा वाइट कॉलर पर्सन माना जाता है। तो दोनों के जो रिक्रूटमेंट है, दोनों का जो ड्राइव है, रिक्रूटमेंट ड्राइव, हायरिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है। तो अब हम जो आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि जब आप एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें कैंडिडेट्स को, तो उसमें क्या क्या कंसीडरेशन करने वाली बात होती है जो एचआर को बतानी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से ही लिखना चाहिए और बताना चाहिए। सबसे पहला आता है आपका मोड ऑफ हायरिंग। देखिए, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डिफरेंट मोड से एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। और सबसे कॉमन जो होता है वो होता है हेड हंटर्स के थ्रू, जो कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमने एक वैकेंसी को क्रिएट किया
उसका एडवर्टाइज़ किया, लोगों ने एप्लीकेशन सेंड करी, हमने उस एप्लीकेशन के बेसिस पे स्क्रूटनिंग करी, सिलेक्शन किया, उनको बुलाया, उनका इंटरव्यू किया और जो हमारी एलिजिबिलिटी और हमारी सूटेबिलिटी के हिसाब से हमें सही लगा हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमारे उस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स या उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। जब हम ये हायरिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर उसको चेक करके हम आपस में एक रिटन एग्रीमेंट बना लें कि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी शर्तें मंजूर हैं और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए क्या है, आपकी केयर के लिए, आपकी मेंटेनेंस के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहाँ पे जॉब्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी चीज़ें हम अपॉइंटमेंट लेटर में कंसीडर करते हैं। तो अगर हम कंपनी के पास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, देखिए यदि हम क्रेडेंशियल को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हमें अपने जब हम उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो साथ साथ इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स भी वेरीफाई हो जाए। तो आजकल आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनी, जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा था एक लेक्चर में कि आजकल वेब जॉब पोर्टल्स के थ्रू भी कंपनीज़ क्या है, ई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो जॉब पोर्टल लगे कंपनीज़ हैं वो अपने उन क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ का या प्रॉस्पेक्ट्स का, जो एम्प्लॉय जॉब सीकर्स हैं, उनके क्रेडेंशियल्स को वहाँ पे चेक उनको कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या लिख रहे हैं। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने वाले हों तो हमें कुछ चीज़ों को कंसीडर कर लेना चाहिए। जैसे जो हमने हमारे जो जॉब डिटेल दी थी अखबार में, जो हम देना चाह रहे हैं, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, की स्किल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी मेंशन है या नहीं। ऐसे ही एग्जैक्ट क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पोजीशन के लिए, वो आपने मेंशन किया है नहीं किया। किस पर्सन को वो पर्सन रिपोर्ट करेगा, यानी एप्लीकेशन कहाँ भेजा जाएगा, जॉब के अंदर किसको रिपोर्ट करनी होगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, किस जगह पे आपको काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी आपको उसके अंदर मेंशन करना चाहिए। और रिक्रूट करते वक्त हमें उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक भी करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं। फिर आता है रिक्रूटमेंट। अब मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया, तो कंपनी क्या करती है, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है, उनको भरना होता है। इसके अंदर कुछ क्रिटिकल या ये समझे क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे उस पर्सन की एजुकेशन, उस पर्सन की क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसने कहीं परफॉर्मेंस अच्छी कर रखी हो, उसके कोई अचीवमेंट्स हो, वो भी हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको क्या सैलरी पैकेज वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने डिपेंडेंट्स हैं उसके घर में, इन सब की इंफॉर्मेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायोरिटी पे मांगती है, मैंडेटरी मांगते हैं, तो वो भी हुआ है या नहीं, या कौन मेडिकल प्रूफ देगा, ये सब चेक कर लीजिए। कितना उसको एक्सपीरियंस है, ये भी हमें चेक करना है। हमारा कैंडिडेट सोशल साइट पे कितना एक्टिव है, क्योंकि अगर वो ऐसी पोस्ट कर रहा है, ऐसी पोस्टों को शेयर कर रहा है जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डाउन हो सकती है, तो इसलिए हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है और उसमें कोई मैगजीन्स आती हैं, तो क्या वो आपकी इन मैगजीन्स को पढ़ता है या उसको हैबिट है, इसके बारे में हम रिक्रूटमेंट से पहले पता कर सकते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर। और किसी स्पेसिफिक पर्सन्स का रेफरेंसेस अगर उसी फील्ड से हो तो बहुत अच्छा है, जो हमें रिक्रूटमेंट में मदद करता है।
तो ये जो हम लेवल, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, ये हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। इंटरव्यू के वक्त भी कर सकते हैं और HR से जब आप मुलाकात होती है सेकंड राउंड में, तब भी हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू आपका, पहली बात याद रखिए, तभी होना चाहिए जब आपने CVs को स्क्रूटनिंग कर ली हो या एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटनिंग कर ली हो, या आपका वो जो एक बार आप ये चेक कर लें कि आपके एम्प्लॉयज़ ने मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लिया या नहीं कर लिया। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी भी कैंडिडेट को स्क्रूटनिंग करने के लिए, यानी इंटरव्यू पे कॉल करने के लिए। आजकल देखिए कई बार क्या होता है कि जॉब्स में ना कुछ लोग गैप ले लेते हैं, यानी पढ़ाई और जॉब में कुछ गैप ले लेते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें कवर करना चाहिए कि वो कितना गैप उसने लिया है और क्यों लिया है। यदि उसके पास कोई वैलिड प्रूफ है तो उसका वो प्रूफ उसको लगाना चाहिए और मांगना चाहिए कंपनीज को। तो फाइनली ये ज़रूरी क्या देखा जाता है कि आपका कैंडिडेट जो होता है वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। यदि वो करेक्ट वे में, करेक्ट मैनर में इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपकी सही बातों का जवाब सही सही दे रहा है, तो वो हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट माना जा सकता है। और यदि वो कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो इसको भी एग्जामिन करने के लिए जो आपका इंटरव्यूअर है उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने इस अपॉइंटमेंट करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। यही बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।